ये वो डिस्प्यूट्स हैं ऑफ 14 काइंड्स which can be adjudicated by a company bench of the high court। क्योंकि जो पहली बात की थी आपसे कि जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करना और सही अदालत में जाना ये बहुत क्रिटिकल है किसी भी मुकदमे के लिए। और जो हम कॉर्पोरेट का नॉर्मली तो देखें ना, जो मुकदमात आते हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं प्रिंसिपल। जो भी लोग कॉर्पोरेट साइड की वकालत करते हैं उन्हें पता होता है कि भाई ये मुकदमा आया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर का इशू है, इसको मैं कोर्ट में ले जाता हूँ, अपना कंपनी कोर्ट में। लेकिन सम टाइम्स फर्ज करें, देखें अब इस पे बात हो सकती है कि एक डायरेक्टर है और कंपनी उसकी सैलरी नहीं दे रही। एक डायरेक्टर है और कंपनी उसकी अगर सैलरी नहीं दे रही तो अब यहाँ पे ना एक सब्जेक्टिव सी नेचर बन जाती है इस डिस्प्यूट की। ये स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट में मैंने देखा कि कहीं नहीं लिखा कि अगर डायरेक्टर की सैलरी कंपनी नहीं देती तो वो कंपनी बेंच के पास जाएगा। लेकिन एक आप लोगों ने सेक्शन पढ़ा होगा सीपीसी में 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट बेसिकली देने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म का जो डिस्प्यूट है वो, और या जो स्पेसिफिकली शायद ना भी सीपीसी में दिया हो, तो वो कोर्ट जो है वो जो ओरिजिनल मामला चल रहा है उसके सामने उसको पूरा करने के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए इनहेरेंट पावर है उसके पास कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। इसी का जो पैरामीटेरिया सॉर्ट ऑफ सेक्शन है ना कंपनीज एक्ट में, दैट इज 286 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच जनरली डील्स कि अगर कोई भी सेट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इफ दे आर प्रेजुडिस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो लॉ सेज दैट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कैन अप्रोच द कंपनीज कोर्ट फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस। तो हमने एक दो मुकदमों में कोशिश की और तहकीक करके जो है वो मेरा ख्याल है कि ये विद इन दी सेक्शन 286 बहुत सारे मामला आ जाएंगे, लेकिन नॉट ऑफ द प्योर सिविल नेचर मुकदमा, जिस तरह के प्योरली रिकवरी के मामला हैं वो तो नहीं जाएंगे। तो ये बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं जब आप एक क्या कहना चाहिए एक ही टॉपिक पे डिफरेंट प्रोपोजिशंस पे आप काम करते हैं। तो इसको वेरी क्विकली हम जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना सवाल जवाब का सेशन हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अच्छा, ये है जी पहली जो पिटीशन है कंपनीज एक्ट में, दैट इज रिलेटिंग टू कैंसलेशन ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशंस कितनी किस्म की होती हैं कंपनीज में? याद पड़ रहा है किसी को जी? कौन कौन सी रेजोल्यूशन है? हाँ, नहीं याद आ रहा। स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। गुड। स्पेशल रेजोल्यूशन requires 75% शेयर होल्डर्स टू एंडोर्स ए मैटर, 75%। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होती है वो 50% जो है वो शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से हो जाती है। इसकी जो फिलॉसफी आपके याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह के देखें बेंचमार्क ही बता रहा है, आइन में तरमीम कितने % से होती है? 2/3। तो क्या मतलब एक क्रिटिकल काम है ना, लॉ में अमेंडमेंट करनी है या आइन में अमेंडमेंट करनी है, तो आइन में अमेंडमेंट के लिए लॉ ने एक बड़ा हायर यार्ड स्टिक रखा कि भाई इतने % लोग अवेलेबल होंगे तो होगा। तो इसी तरह कंपनी के मैटर्स में अगर कंपनी की प्रॉपर्टी बेचनी है, ये इस मिसाल से सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपनी की अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो लॉ ये रिक्वायर करता है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन का काम है। क्यों? क्योंकि कंपनी हैज़ ए साइजेबल अंडरटेकिंग, और फर्ज करें 100 शेयर होल्डर है। अब 100 शेयर होल्डर में से 30 लोग या 30% शेयर होल्डिंग वाले लोग चाहते हैं कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो दे कैन नॉट सेल इट। क्यों? क्योंकि लॉ ये कह रहा है कि भाई कम से कम 75% जो शेयर होल्डर्स हैं जब वो कहेंगे तो फिर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेगी। इसी तरह किसी डायरेक्टर की सैलरी को ऊपर नीचे करना है या आम एम्प्लॉय की सैलरी, वो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी काम हो सकता है। इसी तरह सेक्शन आप स्पेसिफिकली देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है 183 है, वो बताता है कि बोर्ड की पावर्स क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ये सेक्शन आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ये हो सकता है इसमें कोई फ़र्क हो।
लेकिन जनरली एक सेक्शन है जो सारी बता देता है, आइडेंटिफाई कर देता है, लिख देता है कि भाई ये वाली पावर्स हैं जो बोर्ड एक्सरसाइज करेगा। अब उनके अलावा जितनी भी सारे मामला है ना, वो बेसिकली शेयर होल्डर्स के पास हम अंडर द कंपनी लॉ कहते हैं कंपनियों से कि आप ले जाएं। तो ये जो पहली पिटीशन है वो है सेक्शन 59 की वेरिएशन ऑफ राइट्स की। कंपनी में जब आपके पास शेयर्स मिलते हैं किसी को, शेयर होल्डर को, तो नॉर्मली होता है 1 वोट 1 शेयर, ये दिस इज द थंब रूल। But at the same time, the law or the corporate law allows a company to issue other shares like preference shares. Preference shares देने का मकसद ये होता है कि अगर normally company is unable to attract someone to invest in the company, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम लुक्रेटिव बना देते हैं इन शेयर्स को। क्या किसी से कहते हैं कि भाई आप आएँ कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि इसके साथ सर्टेन डिविडेंड जो है वो हम लगा देते हैं कि आपको एक ख़ास किस्म का प्रायोरिटी में इसमें डिविडेंड मिलेगा या वोटिंग राइट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरह की जो राइट्स कंपनी में होते हैं, अगर उसके इशू करने से कुछ लोगों के राइट्स प्रेजुडिस हो जाए तो फिर ये सेक्शन 59 की पिटीशन होती है। दूसरी जो आपकी है अगली सेक्शन 89 की पिटीशन, दैट इज ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल ये होता है कि अगर एक कंपनी में कैपिटल इशू हुआ और किसी ने सब्सक्राइब कर लिए मे बी 10 लाख शेयर और उनकी वैल्यू बनती है से 5 करोड़ रुपया, तो अब 5 करोड़ रुपया वो कंपनी के अकाउंट में डालेगा और कंपनी उसको शेयर्स इशू कर देगी। सब्सिक्वेंटली वही साहब ये सोचते हैं, और एक प्राइवेट फैमिली बिजनेस है कि भाई यार मैं 5 करोड़ रुपया इसमें से निकाल लेता हूँ। तो फिलॉसफी ये है कि जिस तरह हमने बताया कि लॉ ये रिक्वायर करेगा कि जब ये पैसा निकालेगा तो जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, मोस्टली क्रेडिटर्स, दे माइट गेट अफेक्टेड कि भाई उन्होंने तो लोन शायद इसलिए दिया हो कि भाई इस कंपनी का इतना कैपिटल है या कंपनी के तो इतने एसेट्स हैं। तो एमसीबी बैंक ने अगर लोन दिया हुआ है तो लॉ ये इंश्योर कर रहा है कि वो कैपिटल को लेके खुद उसको इस्तेमाल ना कर लें। मे बी उनका वो जेन्युइन केस हो और उनका मतलब एक बोनाफाइड अटेम्प्ट हो, बट स्टिल दे हैव टू गो टू द कोर्ट फॉर गेटिंग परमिशन ऑफ रिड्यूसिंग द कैपिटल। देन है आपकी सेक्शन 116 की पिटीशन। 116 की पिटीशन में रिसीवर और मैनेजर्स होते हैं कंपनी में, उन्होंने अगर कोई डायरेक्शन सीख करनी है रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ देयर अफेयर्स। अच्छा, दीज काइंड ऑफ पिटीशंस आर रेयर, अभी नॉर्मली इतना ज़्यादा। अगली जो पिटीशन है ना, जैसे सेक्शन 126 की है रेक्टिफिकेशन ऑफ, ये दीज आर द मोस्ट कॉमन इश्यूज विच आर पेंडिंग बिफोर द कंपनी कोर्ट्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो शेयर होल्डिंग डिस्प्यूट्स हैं ये नॉर्मली दे नॉर्मली अकर विद इन द कंपनी, और इसी वजह से इस तरह के डिस्प्यूट काफ़ी कंपनीज के पास जाते हैं, कंपनीज बेंच के पास। देन देयर आर पिटीशन ऑफ डिक्लेयरिंग प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग इनवैलिड। जिस तरह अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, एक ऑर्डिनरी, और मीटिंग कितनी किस्म की होती है कंपनी में? हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन सी? गुड, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और फिर बोर्ड की मीटिंग्स। ठीक है, ये मीटिंग्स करने का कंपनी लॉ में एक प्रोसेस दिया गया है कि भाई जब भी कंपनी मीटिंग करेगी इतने दिन का नोटिस देगी, दैट इज जनरली इट्स 21 डेज। देयर इज एन एक्सेप्शन टू रिड्यूस दिस 21 डेज टू मे बी 10 डेज, बट उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सारे ही शेयर होल्डर्स जो है वो उस नोटिस को साइन करें या अप्रूव करें, क्योंकि अक्सर मकसद तो ये है ना कि किसी को एम्पल टाइम मिले उस मीटिंग में जाने का। लेकिन अगर सारे ही शेयर होल्डर जिन्होंने हु आर एंटाइटल्ड टू वोट फॉर दैट मीटिंग, इफ दे साइन द रेजोल्यूशन, देन दीज 21 डेज कैन बी रिड्यूस टू एनी 2 or 3 days नोटिस। फिर क्या रिक्वायरमेंट है कि आपने एजेंडा बताना है कि उस मीटिंग में क्या एजेंडा होगा। फिर एक सेक्शन 134 कहता है कि अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस करने जा रहे हैं, then you have to state reasons that why the company's management intends to do that business। तो ये मैंने जो आपको उसूल बताए हैं ये बेसिकली हर कंपनी ने पूरे करने हैं। अगर इसमें से कोई भी लिंक मिसिंग है और नोटिस नहीं जारी हुआ
और ऐसा फैसला हो गया है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर प्रेजुडिस्ड बाय दैट डिसीजन, तो फिर वो 136 की पिटीशन हाई कोर्ट में लेके जाएंगे और दे हैव टू प्रूव दैट देयर वाज सम प्रोसीजरल फ्लॉ इन कंडक्टिंग द मीटिंग। तो फिर उसको वो कंपनी जो है कोर्ट उसको इनवैलिड करार दे देगी उस मीटिंग को। देन देयर इज अ पिटीशन अंडर सेक्शन 160। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर कितने साल बाद होता है जी कंपनी में? गुड। पार्लियामेंट का इलेक्शन कितने साल बाद होता है? कहाँ लिखा है? आइन में। कंपनी लॉ में लिखा है कि हर कंपनी जो है वो दे विल होल्ड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एवरी 3 ईयर्स। कोई कंपनी 6 साल का इलेक्शन कर सकती है? कहेंगे जी हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दे कैन नॉट डू इट बिकॉज law has not permitted them to do it. So every company, small or big or large, it has to conduct elections every 3rd year. अब इसका भी एक प्रोसेस दिया गया लॉ में। उस प्रोसेस को अगर विशिएट किया गया है और कुछ लोगों को अगर डायरेक्टर बनने की सलाहियत थी कंपनीज के वोट्स के मुताबिक या शेयर होल्डिंग के मुताबिक और उनको कंपनी ने नहीं बनाया डायरेक्टर, तो वो फिर 160 में जाके पिटीशन करेंगे हाई कोर्ट में। और अगला भी इट इज समवट सिमिलर 197 जो है रेक्टिफिकेशन और रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसकी और 160 की नॉर्मली एक ही पिटीशन बनती है। और फिर जो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर होता है ना, कुछ रजिस्टर हैं कंपनीज एक्ट में जो कंपनी ने ज़रूरी तौर पे मेंटेन करने हैं, जैसे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स। तो वहाँ से अगर किसी को डायरेक्टर बनना था और उसको नहीं बना तो वो उसकी भी पिटीशन हाई कोर्ट में जाएगी। फिर सेक्शन 212 है, हर डायरेक्टर इज बाउंड टू एक्ट विद ऑनेस्टी एंड अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेके वो कंपनी में नहीं चल सकता। तो फाइड्यूशरी ड्यूटी इसको हम नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक डायरेक्टर साहब सारा बिजनेस कंपनी से ले लें और वो अपने ही किसी एक और कंपनी को दे दें, या किसी ऐसे मामले में बैठें जिसमें उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट हो। तो इस तरह की अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन हो और कोई डायरेक्टर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो इसमें जो है वो सेक्शन 212 की जो है वो पिटीशन होगी। फिर सेक्शन 255 में SECP के जो रजिस्ट्रार्स हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो सीज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब किसी भी कंपनी में देखें, किसी भी बड़ी कंपनी में उनकी नॉर्मली बड़ी गुडविल होती है और ये बड़ा क्या कहना चाहिए, उस गुडविल को अफेक्ट किया जा सकता है अगर कोई रजिस्ट्रार या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वहाँ पे रेड करे। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए लॉ ने ये रिक्वायर किया है कि पहले वो कोर्ट से इजाज़त लेंगे। अगर उन्होंने कुछ कंपनी का रिकॉर्ड जाके सीज करना है तो सेक्शन 255 की वो पिटीशन करेंगे। इसी तरह सेक्शन 268 है, दैट इज़ रिजल्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर। कंपनियों में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो इन्वेस्टिगेटर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट को जो है 268 की पिटीशन करके बाइंडिंग अप, अगर वो रिपोर्ट में कहता है ना कि ये कंपनी बंद होनी चाहिए, तो उसकी इंडोर्समेंट कोर्ट से लेना लाजमी है। फिर मर्जर की मैं आपसे बात कर चुका हूँ, 2 कॉर्पोरेट एंटिटीज़ अगर मर्ज होती हैं तो उसकी पिटीशन भी हाई कोर्ट में हो गई। देन 286 का भी हमने थोड़ा सा मैंने बात की आपको कि प्रेजुडिशियल बिहेवियर हो अगर मैनेजमेंट का, जो मैंने कहा था इनहेरेंट पावर है, वो इस सेक्शन के अंडर है कंपनीज एक्ट की, कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं अगर उनका कोई मसला है और कोई ख़ास उनका कोई रिलीफ अंडर द कंपनीज एक्ट नहीं बनता, दे कैन स्टिल गो टू दी हाई कोर्ट। लेकिन उसका जो यार्ड स्टिक रखा गया वो मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग जो है ना वो उन शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए। 301 इज़ दैट ऑफ वाइंडिंग अप। और इसके अलावा जो मैंने आइडेंटिफाई की एट 14, एनीवन कैन चैलेंज ए वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कि अगर कोई तरीकाकार बताया गया कंपनीज एक्ट में कि ये वाला बिजनेस जो है वो कंपनी ने इस तरह करना था, अगर वो उस तरीके से नहीं करते तो जनरली सेक्शन 5 का सहारा लेके 5 और 6 का हम हाई कोर्ट और 286 का ऑलवेज, तो ये वाली पिटीशन जो है वो की जा सकती है।